Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम और हमने अब तक फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम डिस्कस कर ली थी, दैट इज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो गॉस थ्योरम ने हमें ये बताया कि सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन एरिया is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the area। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटेग्रल कर दो, मतलब E डॉट डी ए का सरफेस इंटेग्रल जो है वो होगा टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द एरिया अपॉन एप्सिलॉन। तो जब भी हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन करते हैं, गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं कहीं पर भी, तो हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो इसका गॉसियन सरफेस का भी एक कंसेप्ट है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो जैसा कि हमने ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का लास्ट टाइम ये हमने टॉपिक डिस्कस किया था, तो ये जो हमने इसके आसपास एक सिलेंड्रिकल शेप हमने कंसीडर की थी। ये एनक्लोज्ड जो शेप हम कंसीडर करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री में होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर हम देखो ये चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो ये पूरा सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है ये सिलेंडर का, ये आर दूरी पे था। बेशक ये नीचे वाला देख लो, ये भी आर दूरी पे होगा और ये भी। और इसको जब एनक्लोज करेंगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। तो ये इस जो हमने एक टॉपिक कर लिया है उसमें ये जो हमारी सिलेंड्रिकल शेप है ये हमारा गॉसियन सरफेस होता है। तो गॉसियन सरफेस बेसिकली एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए कंसीडर करते हैं। तो हाइपोथेटिकल मतलब वो एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा कोई सरफेस नहीं है, हमने सिर्फ एक इमेजिनरी सरफेस सोचा कि यहाँ पर जो आर दूरी पे हमने पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आर दूरी पे कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आर दूरी पे जो एक कर्व सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे इस सिलेंडर के जो कर्व सरफेस पे सारे पॉइंट्स जो होंगे वो आर दूरी पे होंगे। तो ये सिलेंड्रिकल शेप जो है वो हमारे पास गॉसियन सरफेस है इस केस में। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो एक स्फेरिकल शेल का मतलब एक स्फीयर है जो अंदर से होलो है। तो होलो स्फीयर को स्फेरिकल शेल कह दिया हमने। तो उसके ऊपर चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है वो। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, जब भी एक स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली चार्ज तो अंदर से तो खाली है वो, तो ये सारा चार्ज इसके सरफेस पे रिजाइड करेगा। तो स्फेरिकल शेल के आउटर सरफेस पे सारा चार्ज होगा जितना भी उस पर हमने चार्ज दिया है, और इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 रीजन हो गए हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं। एक रीजन है शेल के अंदर का, ये अंदर जो जब हम देखेंगे इस शेल का अगर रेडियस हमने कैपिटल आर लिया तो वो रीजन जिसमें ये कैपिटल आर, वो पॉइंट हमारा कैपिटल आर से कम दूरी पे है सेंटर से। तो अंदर का रीजन हो गया, एक सरफेस के ऊपर हो गया और एक सरफेस से बाहर हो गया। तो सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो अगेन ये स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर सरफेस पे चार्ज है, तो इसका गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री कैसे होगी, हम मान लेते हैं सेंटर से एक पॉइंट आर दूरी पे, तो हम पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो हमारी स्फेरिकल शेल के सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे। तो ये हम पी पॉइंट कैसा हो सकता है, ये पी पॉइंट अगर हम ये एक और आउटर स्फीयर लेंगे, जैसे इसको मैंने S1 दे दिया, तो अगर ये स्फेरिकल शेल से बाहर एक और स्फीयर बना दिया जाए स्मॉल आर रेडियस से, तो उस स्फीयर का सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो वो सेंटर से आर दूरी पे होगा। तो इस केस में हमारा गॉसियन सरफेस क्या है, ये स्फीयर है ऑफ S1 स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। नाउ कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद सेंटर O, लेट प्लस क्यू चार्ज बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द शेल। तो प्लस क्यू चार्ज ये सरफेस ऑफ द शेल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। Now suppose a point P where electric field is to be calculated and OP is equal to R। तो OP इधर P पे हमने निकालना है और OP मतलब ये OP की सेंटर ऑफ द शेल से दूरी है स्मॉल r। Imagine a sphere S1 with center O and radius R। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इस A पॉइंट था इसका हमने एक स्फीयर बना लिया। ये जो पॉइंट है हमारा P पॉइंट R दूरी पे है, तो ऐसा ये पॉइंट यहाँ पे भी अगर होता तो भी R दूरी पे होता यहाँ पे। तो एक स्फीयर बन सकता है जिस स्फीयर के सरफेस पे ये पॉइंट, हर एक पॉइंट जो है वो सेंटर से R दूरी पे। तो हमारा फिर से मैं कहूँगा यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है हमारा एक आउटर स्फीयर S1 हो गया हमारे पास। एट एवरी पॉइंट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज सेम। तो हमने यही बोला कि अगर R
दूरी सेम है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर सिमेट्री में होगी तो सेम होगी। एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसकी बाहर की होगी। तो ये देखो हमारे पास ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज प्लस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की होगी, बाहर की ओर जाती है। तो ये हमारे पास ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स। इधर पी पॉइंट पे हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ये है डी ए। तो डी ए एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर अगर लेंगे तो एरिया वेक्टर का है नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये भी बाहर की ओर होगा। तो एक्सटेंडेड टूवर्ड्स आउट, नॉर्मल टू द सरफेस, प्लेन ऑफ द सरफेस। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एन डैश भी बाहर की ओर है और ई की भी बाहर की ओर है। इसका मतलब ई वेक्टर में और एन वेक्टर में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। नाउ सपोज एन एरिया वेक्टर डी ए ऑन स्फीयर S1 सच दैट डी ए इज इक्वल टू डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू एन यूनिट वेक्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस एरिया, तो ये छोटे से एरिया पे सरफेस इंटीग्रल कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई एन कैप डॉट डी ए। तो एन कैप है हमारे पास, ई और एन कैप है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो cos 0 हो गया। और ये गॉस थ्योरम क्या कहती है, ये होता है टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द एरिया, क्लोज एरिया अपॉन एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस कौन सा हो गया, ये पूरा। तो जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये छोटा सा एरिया था ई डॉट डी ए, और टोटल करेंगे तो इसका पूरा सरफेस के ऊपर हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा इस गॉसियन सरफेस पे, इस स्फीयर पे। ठीक है, तो इस स्फीयर पे टोटल कितना फ्लक्स होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, कितना इसमें चार्ज एनक्लोज है। तो इस गॉसियन सरफेस ने, जो हमारा S1 स्फीयर है, इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, इसके अंदर ये स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, तो टोटल चार्ज एनक्लोज क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारे पास, और ई बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ डी ए सरफेस, इंटीग्रल ऑफ डी ए आ गया, तो डी ए मतलब छोटा सा एरिया था, अगर इसका टोटल इंटीग्रल किया जाए तो ये पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ डी ए आएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो कंसीडर क्या किया हमने कंसीडर किया गॉसियन सरफेस S1, उस पर एक छोटा सा एरिया ले लिया डी ए, और इस पे जो फ्लक्स होगा वो ई डॉट डी होगा, और टोटल सरफेस जो गॉसियन सरफेस में निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी होगा, और वो किससे इक्वल होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो इंटीग्रल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, इंटीग्रल ऑफ डी ए, तो छोटा सा एरिया था, इसको इंटीग्रल करेंगे पूरा एरिया आ जाएगा स्फीयर का। तो ये स्फीयर का किसका सरफेस एरिया आएगा, S1 का, जिसका रेडियस है स्मॉल r। तो हमारे पास आ गया E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन। तो ये गॉस थ्योरम हमने अप्लाई करके निकाल दिया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास कहाँ पर, एक पॉइंट P जो सेंटर से r दूरी पे है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन, ये पॉइंट P क्या था, ये पॉइंट P अब आउटर था, मतलब शेल से बाहर था। तो मैंने बोला था 3 जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, एक स्फेरिकल शेल की, शेल के अंदर, शेल के सरफेस पे और शेल के बाहर। तो जो पॉइंट शेल के रेडियस से ज़्यादा दूरी पे है, तो कैपिटल R था शेल का रेडियस और स्मॉल r था पॉइंट की दूरी, तो स्मॉल r अभी ग्रेटर देन कैपिटल R है। तो हमने P की पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली, जो आ गई हमारे पास Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ा होगा। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सरफेस। तो ये तो बाहर हो गया जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। अगर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो गया तो क्या होगा, हमारा P पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, हमारा P पॉइंट सरफेस पे आ जाएगा। तो स्मॉल r दूरी है सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है तो ये पॉइंट P स्फेरिकल शेल के सरफेस पे आ जाएगा। तो हमारे पास उस केस में स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसी में एक्सप्रेशन में कैपिटल R पुट कर देंगे। और मान लो ये, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इस स्फेरिकल शेल पे, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा। तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सपोज करो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑन द शेल इज सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर हम एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो Q बाय एरिया होता है सिग्मा, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया आ जाएगा। तो चार्ज आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर और सिग्मा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये Q की वैल्यू आ जाएगी। तो Q की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो E आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय R स्क्वायर। तो 4 पाई R स्क्वायर और 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास E की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो इसका मतलब स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर
स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तीसरा पॉइंट था क्या था हमारा, कि हमारा जब ये वाला पॉइंट शेल के अंदर हो तो इसका मतलब हमारा स्मॉल आर जो पॉइंट की दूरी है वो कैपिटल आर से कम होगी। तो ये देखो, ये हमने एक फिगर बना दी, तो हमारी शेल थी ये रही, जहाँ पे हमारा कैपिटल आर ये रहा हमारा रेडियस। तो हमने क्या माना कि एक पॉइंट ऐसा ले लिया जो शेल के अंदर है स्मॉल। तो अगर ये पॉइंट अंदर है तो अभी क्या होगा, अभी हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, फिर से गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, तो इसका क्या होगा, ये एक स्फीयर बन जाएगा फिर से। लेकिन अब ये स्फीयर जो होगा वो हमारी शेल के अंदर होगा, ठीक है ना। तो जब हमारे पास ये पॉइंट बाहर था तो हमारा गॉस थ्योरम को अप्लाई करने का सबसे पहले क्या होता है, कंसीडर क्या करते हैं हम, उस पॉइंट पे हम ये देखते हैं अगर आर दूरी पे है तो ऐसे कितने पॉइंट हैं जो आर दूरी पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो हमारे पास ये हमें पता लग गया था कि इसका गॉसियन सरफेस जो है एक स्फीयर बन जाएगा। तो स्फीयर जो था वो बड़ा था एज कम्पेयर टू द स्फेरिकल शेल, बट नाउ द पॉइंट इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, क्योंकि पॉइंट की दूरी जो है स्मॉल आर वो कैपिटल आर से छोटी है। तो हमारा अब ये गॉसियन सरफेस अंदर आ गया। तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, तो आप ये देख सकते हो बेटा, जब ये स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा ये छोटा S2 जो हमारा स्फीयर बना है, स्फीयर ये S2 कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, 0। और हमने ये देखा था कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस पे ये इसके अंदर वाले चार्ज के कारण होगा, बाहर जो भी चार्ज होगा उसके कारण इसमें कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके साथ नहीं जुड़ा होगा उसके कारण। तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो चार्ज एनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस S2 स्फीयर। तो इसका मतलब हमारे पास चार्ज 0 आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ गई, सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई। तो एरिया तो कुछ है इसका, लेकिन इसका मतलब E जो है वो 0 हो जाएगी। सो द पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल, हियर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, as the charge is only on the surface of the sphere, so charge inside the spherical shell is 0, that means Q is equal to 0. So the Gauss theorem gives E into 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught, that is 0. So electric field will come out to be 0. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा पॉइंट कहाँ हो सकता है, यहाँ से इतनी दूरी करते करते दूरी बढ़ाते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दूरी पॉइंट की स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी अंदर 0, सरफेस पे एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस के बाहर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये तीन वैल्यूज आ गई। तो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेडियस और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने y एक्सिस पे ले ली और हमने जो डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर जो है वो x एक्सिस पे ले लिया। तो हमारे पास यहाँ से सेंटर से हमने थोड़ा बाहर लेके गए, लेकिन अभी भी स्फेरिकल शेल के अंदर ही है वो पॉइंट, अभी भी, तो यहाँ तक 0 रहेगी। और जब ये स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, मतलब हमारा पॉइंट स्फेरिकल शेल के सरफेस पे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जैसे बाहर जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगी। तो ये इस तरह से वेरी करेगी। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। और ये किसके लिए है, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई बार ये वाला हमारा टॉपिक जो है काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। इनसाइड एंड आउटसाइड द शेल आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो इससे पहले टॉपिक था स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब है वो अंदर से होलो है, लेकिन अभी क्या हुआ, सॉलिड स्फीयर है और उस पर चार्ज है। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड है और अगर इसके ऊपर चार्ज है तो इसका मतलब इस पे चार्ज पूरी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। उधर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इस पे चार्ज पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सपोज अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और रेडियस कैपिटल R एंड सेंटर O
हैज़ अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो। तो इसके ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो। तो अभी हम कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट P जो इस सॉलिड स्फीयर के अंदर है। तो इस पॉइंट P की सेंटर से दूरी है स्मॉल r, और ये स्मॉल r जो है वो लेस देन है कैपिटल R जो कि इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है। तो let a point P inside the sphere such that OP is equal to small r and an area vector dA such that dA vector is equal to dA magnitude into n cap। तो इस पॉइंट P पे एक छोटा सा सरफेस एरिया, तो ये पॉइंट P r दूरी पे है, तो इस पॉइंट P के लिए हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो ये पॉइंट P के लिए हमारा एक गॉसियन सरफेस होगा एक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो इस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट जो हैं वो r दूरी पर ही होंगे सेंटर से। तो अल्टीमेटली हमारा गॉसियन सरफेस है ये स्फीयर S, और इसके ऊपर हमने एक छोटा सा एरिया वेक्टर dA कंसीडर कर लिया। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है हमारे पास नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया, तो ये n कैप इसकी डायरेक्शन है। वहीं पर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो वो भी रेडियल या आउटवर्ड है, तो E की डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब E और एरिया वेक्टर में एंगल जो है वो 0 है। सो लेट Q बी द चार्ज एनक्लोज बाय द स्फीयर S। तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने जो ये स्फीयर कंसीडर किया, तो मान लो इसके ऊपर कितना चार्ज है, स्मॉल q है। तो अल्टीमेटली सॉलिड स्फीयर के ऊपर टोटल के ऊपर बेटा अलग चार्ज होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है वो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जितनी वॉल्यूम हम स्फीयर की कंसीडर करेंगे उसके प्रोपोर्शनली ही चार्ज बनेगा। तो अगर ये स्फीयर S इतना है तो अल्टीमेटली इस पे चार्ज Q है, बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज ज़्यादा हो सकता है। तो हमने स्मॉल q चार्ज मान लिया इस एनक्लोज स्फीयर S पे हैविंग अ रेडियस स्मॉल r अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो गॉस थ्योरम हम इस गॉसियन सरफेस पे अप्लाई करते हैं। तो सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द स्फीयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इस केस में हम एप्सिलॉन नॉट ना लेके एप्सिलॉन लेंगे, क्योंकि ये स्फीयर का मटेरियल कुछ अलग है। वहाँ पर हमारे पास जब हम लेते थे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एयर में कंसीडर करते थे, तो एयर में हम उसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लेते थे, लेकिन एप्सिलॉन अब हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर कंसीडर करेंगे। तो अल्टीमेटली गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द एरिया दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन। Here we take epsilon instead of epsilon naught because we are in volumetric sphere, क्योंकि हम volumetric sphere में हैं। Now epsilon is the electrical permittivity of material of the sphere। तो epsilon जो है वो electrical permittivity है sphere के material। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर आ गई, तो हमारे पास इंटेग्रल कैसे होगा dA का, क्योंकि हमने छोटा सा एरिया कंसीडर किया। तो अब जब हम एरिया को इंटेग्रेट करेंगे ओवर द होल स्फीयर तो हमारे पास स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, दैट इज 4πr²। तो E आ गया Q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कहाँ पर, इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जो r दूरी पे। तो अभी क्या हुआ, r अभी हमारा इनसाइड है स्फीयर के, ये पॉइंट P, इसका मतलब R हमारा कैपिटल R से छोटा है। तो हमारे पास इधर अगर हमने चार्ज निकालना हो स्फीयर पे तो हमने ये माना था कि हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम जो है वो रो है, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू वॉल्यूम। तो अगर मैंने इस स्फीयर S पे कितना चार्ज होगा अगर वो निकालना है तो मैं रो को स्फीयर की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो S स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3πr³ स्मॉल r³। तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S को वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज ऑन द स्फीयर आ जाएगा हमारे पास। तो Q इज इक्वल टू 4/3πr³ इंटू रो आ गया। तो ये हमारे पास Q आ गया। तो हम E की इक्वेशन जो 1 नंबर इक्वेशन है उसमें इस स्मॉल q की वैल्यू पुट करते हैं। तो स्मॉल q की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, E इज इक्वल टू 4/3πr³ रो डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन r²। तो r² और r³ कट जाएगा तो r रह जाएगा ऊपर, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर रह गया रो इंटू r। तो ऊपर एक r था, रो इंटू r डिवाइडेड बाय 3 नीचे आ गया इंटू एप्सिलॉन। तो E इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन
द पॉइंट इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर है, तो हम इधर क्लियरली देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका मतलब सेंटर पे आर क्या होगा, सेंटर पे, सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी, 0, तो आर 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 0। तो आर बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा पॉइंट जो है वो सेंटर से थोड़ा बाहर हुआ, थोड़ा हुआ, करते करते ये सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे पहुंच गए। तो अगर पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे, तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो स्मॉल आर जब कैपिटल आर के इक्वल होगा तो ई की वैल्यू आ जाएगी आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस पे वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आई वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसकी वैल्यू होगी आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, जहाँ पे आर रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर था, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर है, और ये मैक्सिमम वैल्यू। एंड व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड, तो जब ये पॉइंट बाहर हो जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 ही बताएगी हमें। यहाँ पर Q जो है वो स्मॉल चार्ज जो है, चार्ज ऑन द स्फीयर है, तो वो गॉसियन स्फीयर क्या होगा, बाहर एक बड़ा स्फीयर बन जाएगा, उसमें चार्ज कितना इंक्लोज होगा, टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे स्मॉल क्यू कैपिटल Q से रिप्लेस कर दिया जाएगा जो टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर है, और यहाँ पे R जो होगा कैपिटल R से बड़ा होगा। अल्टीमेटली जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब R कैपिटल R से बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सेम एज दैट ऑफ द केस इन द स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल का भी आउटर में जो हमारे पास निकला था वैसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होती है। तो अल्टीमेटली अगर हम यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जैसे जैसे हमारे पास आर बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर में यही फर्क है, स्फेरिकल शेल में इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। लेकिन यहाँ पर सॉलिड स्फीयर में जैसे ही पॉइंट सेंटर से थोड़ा बाहर जाता है तो हम एक गॉसियन सरफेस मतलब एक स्फीयर बना सकते हैं, और उसके अंदर चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज इस सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इधर वॉल्यूम आ जाती है कुछ, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो इसका मतलब सॉलिड स्फीयर में इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे जैसे पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और जैसे ही डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर मतलब स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आर, सेम एज दैट ऑफ द स्फेरिकल शेल। जैसा स्फेरिकल शेल के केस में था बिल्कुल वैसे ही होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो ये ऐसे इनवर्सली वेरी करेगी। So this is the graphical representation of electric field and distance of the point from the center for a solid sphere. This is it for today. Hopefully आज के दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये दोनों टॉपिक्स में से स्फेरिकल शेल का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आता है। Thank you for watching this video. Do like and share my video and also subscribe to our channel. Thank you very much.